प्रेग्नेंट बहू और बेटी की मेहंदी। गुंजन बाजार के चौक पर मेहंदी लेकर बैठी होती है, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये सावन की बारिश भी ना जब मन करता है तब शुरू हो जाती है। शाम हो गई है, घर चली जाती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। ये बोलकर गुंजन घर आ जाती है जहाँ आलोकनाथ बैठे होते हैं। गुंजन, आ गई बेटी तू, देख तो कौन आया है, तेरे पिताजी के दोस्त। गुंजन आलोकनाथ के पैर छूती है। जुग जुग जीती रहो बेटी। ये बोलकर आलोकनाथ गुंजन को चुनरी उड़ाकर उसे शगुन की थाली देते हैं। बेटी वैसे तो ये शगुन सास देती है, मगर मैं दे रहा हूँ। आज से तुम आलोकनाथ के खानदान की होने वाली बहू हो। चलता हूँ गंगा भाभी। माँ, ये सब क्या था? गुंजन बहू, भाई साहब ने तुझे आदित्य के लिए पसंद किया है। कब तक तू दूसरों की हाथों पर मेहंदी लगाती रहेगी? मेरी बच्ची, एक ना एक दिन तो तुझे अपना घर बसाना ही है। एक बेटी को अच्छा घर खानदान मिल जाए तो उसकी गरीब माँ को और क्या चाहिए। अपनी गरीब माँ की इस बात पर गुंजन उसे डबडबाई आंखों से देखते हुए कहती है, और मेरे जाने के बाद माँ, इस घर में अकेली रह जाओगी तुम? अकेली कहाँ हूँ, तेरे बापू है ना इस घर में। एक तरफ जहाँ गंगा अपनी गरीब बेटी गुंजन की शादी से खुश थी, वहीं अमीर कमलावती आलोकनाथ से कहती है, दे आए उन गरीबों के घर शगुन। हाँ, दे आया शगुन। देखो भाग्यवान गुंजन मेरे दोस्त कमल की बेटी है। कमल के मुझ पर बहुत से एहसान है जिसे मैं कभी उतार नहीं सकता, और गुंजन बहुत गुड़ी और संस्कारी है। हाँ, मगर है तो गरीब फटेहाल ही, मेरी होने वाली बहू पल्लवी के जैसे अमीर नहीं। कमलावती स्वभाव से बहुत ही कंजूस और लालची थी। कुछ ही दिनों में पल्लवी और गुंजन शादी करके ससुराल आ जाते हैं। वेलकम होम पल्लवी भाभी। वाह भाभी, आपके हाथों की मेहंदी का डिजाइन बहुत ही फैबुलस है। जब मेरी शादी होगी ना तो मैं भी आपके जैसी ही मेहंदी लगवाऊंगी। You just don't worry नाना जी, तुम्हारी शादी में मैं अपनी मेहंदी वाली को ही हायर कर लूंगी। मेरे दोनों हाथों की मेहंदी के उसने 25,000 रुपए लिए थे। जेठानी जी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। ननद जी, वैसे आप कहेंगी तो आपकी शादी की मेहंदी मैं आपको लगा दूंगी, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। अरे मेरी बेटी के इतने बुरे भी दिन नहीं आए जो मैं अपनी बेटी के मेहंदी फंक्शन में तुम जैसी गरीब टीचर से उसकी मेहंदी लगवाऊं। कमलावती गरीब बहू गुंजन की बहुत बेइज्जती करती है। गुंजन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अकेले संभालने लगती है, और इसलिए कि पल्लवी अमीर घर से आई थी वो कुछ भी नहीं करती। गुजरते दिनों के साथ सावन का महीना शुरू हो जाता है। मम्मी जी, मैंने मेहंदी वाली को फोन कर दिया, थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर हम सावन की मेहंदी लगवा लेंगे। थोड़ी ही देर में मेहंदी वाली उनके घर आ जाती है और कमलावती अपनी अमीर बहू पल्लवी के साथ मेहंदी लगवाती है। पल्लवी मैडम, कौन सी मेहंदी लगाऊं? मेरे हाथों पर तो अरेबिक मेहंदी डिजाइन ही लगाना, और मम्मी जी को फुल हैंड मेहंदी लगाना, उन्हें वही पसंद है। अपनी जेठानी, सास और ननद को मेहंदी लगवाता देखकर गुंजन भी मेहंदी लगवाने की ख्वाहिश के साथ वहाँ आती है। माँ जी, क्या मैं भी मेहंदी लगवा लूं? नहीं, तू मेहंदी नहीं लगवाएगी। तू भी हाथों में मेहंदी लगा कर बैठ जाएगी तो घर का काम क्या तेरी माँ आकर करेगी? चल जा यहाँ से। कमलावती अपनी गरीब बहू को भला बुरा कहकर वहाँ से भगा देती है। गुंजन अपने सूने हाथों को देखकर छलछलाई आंखों से कहती है, माँ ने कितनी इच्छाओं के साथ इस घर में मेरी शादी की थी कि मैं यहाँ खुश रहूंगी, मगर मुझ बदकिस्मत बहू की किस्मत को देखो। शादी के बाद ससुराल में ये मेरा पहला सावन है और मेरे हाथ बिल्कुल सूने हैं। गरीब बहू गुंजन को मेहंदी ना लगाने की कमी उसे बहुत महसूस होती है। गुजरते दिनों के साथ अब उसकी ननद निम्मी की शादी तय हो जाती है और शादी की तैयारी बहुत ही अमीरों वाली होती है। निम्मी मेरी बेटी, देख तेरी मेहंदी का लहंगा आ गया है, एक बार तू भी देख ले, तुझे पसंद है ना? वाह मम्मी, आई लव दिस लहंगा। ननद जी, मेरे पास इस लहंगे का मैचिंग ग्रीन ज्वेलरी है, कल फंक्शन में वही पहनना, और हाँ, ठीक 7 बजे मेहंदी वाली भी आ जाएगी। अगले दिन बड़े ही धूमधाम से कमलावती अपनी बेटी की मेहंदी का फंक्शन करती है। अपनी मेहंदी में निम्मी बहुत ही महंगा लहंगा पहनकर मेहंदी लगवाती है। वहीं दूसरी तरफ कमलावती बेचारी अपनी गरीब बहू गुंजन को पूरे वक्त काम में उलझाए हुए रखती है, जिस कारण सुहागन होते हुए भी गुंजन की हथेलियां सूनी रह जाती हैं। वहीं निम्मी शादी करके ससुराल चली जाती है। अब गुजरते वक्त के साथ कमलावती की दोनों अमीर गरीब बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। सचमुच पल्लवी बहू, मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई तूने। माँ जी, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। जहाँ एक तरफ कमलावती अपनी अमीर बहू के प्रेग्नेंट होने की बात से बहुत खुश होती है, वहीं गुंजन के गर्भवती की खबर से वो जरा भी खुश नहीं होती। तभी घर के फोन की घंटी बजती है। हेलो माँ, मैं निम्मी बोल रही हूँ। निम्मी मेरी बेटी, कैसी है तू?
मैं ठीक हूँ माँ, माई गुड न्यूज है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या मेरी बेटी माँ बनने वाली है? बेटी तो दामाद जी के साथ घर चली आना। ठीक है माँ, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। ये बोलकर निम्मी फोन रख देती है। हाँ जी सुनते हो, सुबह जरा बाजार से आधा किलो खट्टा मट्ठा ले आना, निम्मी आ रही है, मुझे उसके लिए कढ़ी चावल बनाना है। अपनी प्रेग्नेंट बेटी के घर आने पर कमलावती उसकी खूब खातिरदारी करती है। समय बीतता है। माँ मुझे ना आमचूर वाला खट्टा सांभर खाने का बड़ा मन है। मम्मी जी मुझे भी पनीर भुर्जी खाना है। अरे ऐसी हालत में ये सब तो खाने का मन करता है, मैं अभी बनवा देती हूँ। गुंजन बहू, अरे ओ गुंजन बहू। जी माँ जी। अब मेरी बेटी को सांभर खाना और पल्लवी बहू को पनीर भुर्जी, जाकर जल्दी से बना कर लिया। माँ जी मुझे भी छोले चावल खाने का मन है, थोड़े से बना लूं? बिल्कुल नहीं, फ्रिज में कल रात की बची हुई फली की सब्जी रखी हुई है, तू वही खाएगी। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी बेटी की गोद भराई करनी है, तुझ पर लुटाऊंगी तो बचाऊंगी क्या? कमलावती की बेटी और अमीर घमंडी बहू पल्लवी के साथ प्रेग्नेंट तो गुंजन भी थी, मगर गर्भावस्था में भी अपने मन का कुछ भी खाने पीने के लिए मोहताज थी। एक एक महीने गुजर जाते हैं। अब कमलावती की बहू और बेटी को 9वां महीना लग जाता है और कमलावती अपनी प्रेग्नेंट बेटी की बड़े ही ग्रैंड तरीके से गोद भराई का फंक्शन रखती है, जिसमें निम्मी 50,000 का लहंगा पहनती है, मगर गुंजन सस्ती साड़ी में भी खुश थी। अरे ओ मेहंदी वाली, मेरी प्रेग्नेंट बेटी जैसी मेहंदी कहे वैसी मेहंदी लगाना उसे। जी मैडम। सुनो, मेरे हाथों और पैरों पर फूल मेहंदी लगाना और मेरे बेबी बम पर अब वो जो ट्रेंड मेहंदी बेल डिजाइन चल रहा है वही लगाना। कुछ देर में मेहंदी वाली निम्मी को बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर गुंजन कहती है, माँ जी मुझे भी ननद जी की तरह ऐसे ही मेहंदी लगवानी है। आज मेरी गोद भराई है, आज तो मैं मेहंदी लगवा सकती हूँ। ले ले ले, मेरी प्रेग्नेंट बहू को मेहंदी लगवानी है? पल्लवी बहू, अरे ओ पल्लवी बहू, जरा मेहंदी तो ले आ। इतने में पल्लवी गोबर से भरी हुई बाल्टी लाकर बेचारी प्रेग्नेंट गुंजन पर डाल देती है। लो, लग गई मेहंदी। जेठानी जी, ये क्या किया आपने? मुझ पर गोबर डाल दिया, इससे कितनी गंदी बदबू आ रही है। अगर इससे मुझे और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? ये बोलकर गुंजन रोते हुए बाथरूम में चली जाती है और जब वो नहा कर बाहर आती है, जहां उसकी सास और जेठानी उसकी ननद के पास होते हैं। माँ, मैंने ये मेहंदी लगाई है, मेरे हाथ पैरों और पेट पर बहुत खुजली हो रही है। पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई। माँ जी मुझे देखने दीजिए। हे भगवान, मेहंदी वाली ने ननद जी को केमिकल वाली मेहंदी लगा दी है। कमलावती जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाती है। देखिए, ये केमिकल वाली मेहंदी आपकी बेटी को रिएक्शन कर गई है, इन्हें लिवर पेन स्टार्ट हो गया है, हमें इमीडिएटली यहाँ पर डिलीवरी करनी होगी। वक्त बहुत कम है, आप में से कोई एक जना मेरे साथ आ जाइए। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, पल्लवी बहू तू जा। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी, क्या पता ननद जी के ये रैशेस मेरी प्रेगनेंसी पर असर कर जाए। चलिए डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ। अपने बच्चे के बारे में सोचकर पल्लवी वहीं रुक जाती है, वहीं गुंजन डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी ननद की डिलीवरी कराती है। बच्चा बिल्कुल ठीक है, अगर जब तक इनके हाथ पैरों और स्टमक से मेहंदी हट नहीं जाती, ये बच्चे को टच नहीं कर सकती। ये सुनकर गुंजन अपनी ननद के बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और अपनी ननद के मेहंदी छूटने तक उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके बाद कमलावती और निम्मी दोनों को अपने किए का पछतावा होता है। गुंजन बहू, मुझे माफ करते, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आज अगर तू ना होती तो शायद मेरी बेटी की जिंदगी नहीं बच पाती। हाँ गुंजन भाभी, आपने मेरे बच्चे का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखा है, थैंक यू सो मच। जाने अनजाने में मैंने आपको जो भी गलत कहा हो उसे अपने ननद की नादानी समझकर माफ कर देना। गुंजन अपनी सास और ननद को माफ कर देती है और कुछ दिनों बाद गुंजन भी मां बन जाती है और अब उसे अपने ससुराल में सारी खुशियां मिलती हैं। काजल अपनी सौतेली माँ माया और सौतेली बहन अंजलि के साथ रहती थी। काजल की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिस वजह से काजल के पिता रामचंद्र ने माया से शादी की थी कि काजल को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन सौतेली बेटी होने की वजह से माया कभी भी काजल को पसंद नहीं करती थी। शादी के कुछ समय बाद ही काजल के पिता रामचंद्र की भी मौत हो जाती है। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? माँ, वो मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो मैं उसी की पढ़ाई कर रही थी। अगर तू यहाँ बैठकर पढ़ाई करेगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। माँ, कम से कम आप मेरी मरी हुई माँ को तो कुछ मत बोलिए। जो बोलना है मुझे बोल लीजिए, लेकिन उन्हें कुछ मत बोलिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे अब जुबान लड़ाएगी? इतना कहकर माया काजल को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसके बाल पकड़कर उसे खींचती हुई किचन में ले जाती है। 15 मिनट में सारे बर्तन धुल जाने चाहिए और मैंने छत पर कपड़े रखे हुए, वो सारे कपड़े भी अच्छे से धो दियो। अगर मुझे काम पूरा हुआ नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं है।
इतना कहकर माया वहां से चली जाती है और बेचारी काजल रोते हुए घर के सारे काम करती है। रात को काजल खाना बनाकर सबको परोसती है, लेकिन माया की सौतेली बहन अंजलि खाने में ज्यादा नमक होने का नाटक करती है। छी, कितना नमक है, ऐसा लग रहा है कि खाना नहीं कोई कड़वा जहर खा रही हूँ। जानबूझकर खाने में इतना नमक डाला है ना? नहीं माँ, मैंने जानबूझकर खाने में ज्यादा नमक नहीं डाला था। तो तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ कह रही हूँ? इतना कहकर अंजलि गर्मा गर्म दाल काजल के ऊपर फेंक देती है, जिससे काजल का हाथ जल जाता है, लेकिन इससे माया को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। अब तो इस घर में ना रहने के लायक नहीं है। अब जल्द से जल्द मुझे तेरी शादी करवानी होगी, वरना तू तो मेरा और मेरी बेटी का जीना हराम कर देगी। इतना कहकर माया अपनी सौतेली बेटी काजल और अपनी सगी बेटी अंजलि के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। माया जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही अंजलि के लिए मैं रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। खानदान बहुत ही रईस है और अच्छा है। अंजलि शादी के बाद यहाँ बहुत खुश रहेगी और काजल के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया है। काजल भी शादी के बाद बहुत ही खुश रहेगी। काजल का भी ससुराल बहुत ही अच्छा है। काजल के ससुराल से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। शादी के बाद वो जिए या मरे, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपनी बेटी अंजलि का भला चाहती हूँ। जिसके बाद माया अंजलि और काजल के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में काजल अंजलि की शादी हो जाती है। काजल अंजलि का ससुराल भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का ससुराल एक दूसरे के सामने ही होता है। शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल जाती है। अंजलि जैसे ही अपने ससुराल को देखती है वैसे ही वो हैरान हो जाती है और कहती है, क्या ये मेरा ससुराल है? ये 2 कमरे के घर में ससुराल कैसे हो सकता है? माँ तो कह रही थी कि आपका बहुत बड़ा बंगला है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे एक साइकिल भी दिखाई नहीं दे रही है। अब जो है यही तेरा ससुराल है, समझी? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से अंदर आ जा। माँ जी देखो तो जरा, इसकी माँ ने ट्रक भर कर दहेज दिया है। हमारी तो लॉटरी लग गई, सोने की मुर्गी हाथ लग गई है। हमारा रचाया हुआ षड्यंत्र सही था। पंडित को पैसे खिलाकर आपने सोने की मुर्गी फंसा ली। अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हैरान हो जाती है। जैसा उसने अपने ससुराल के बारे में सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से उसे बहुत रोना आता है। जहां अंजलि को उसके सारे सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं, वहीं काजल का घबराहट से बुरा हाल हो रहा होता है। हे भगवान, मेरे मायके में मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मेरे काले रंग की वजह से मुझे हमेशा परेशान किया। ना जाने मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। अगर मेरे ससुराल वाले भी मेरी माँ की तरह ही निकले तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बहू खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? अंदर आओ, गृह प्रवेश करो। काजल के ससुराल वाले उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। काजल का ससुराल भी बहुत ही अमीर होता है। भाभी, मैं आपकी ननद मोनिका। अगर आपको यहाँ किसी भी बात की कोई परेशानी हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। आप मुझे अपनी नंद नहीं, छोटी बहन समझिएगा। मैं आपको आपके कमरे तक ले जाती हूँ। मोनिका काजल को उसके कमरे तक ले जाती है, जिसके बाद काजल का पति वीर कमरे में आता है। हम शादी से पहले एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए और न ही हमारी कोई बात हो पाई। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकती हैं। अपने ससुराल वालों का इतना अच्छा बर्ताव देखकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे मायके में मेरी सौतेली माँ और बहन हमेशा मुझ पर अत्याचार करते थे। मेरे काले रंग की वजह से हमेशा मुझे ताने दिया करते थे। मुझे लगा मेरा ससुराल भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैं गलत थी। काजल की बात सुनकर वीर की आंखें भी नम हो जाती हैं, जिसके बाद वह काजल को गले लगाकर शांत करता है। ऐसे ही दोनों बहनों की शादी का पहला दिन बीतता है। हे भगवान, आज तो उठने में देरी हो गई। न जाने माँ जी क्या सोच रही होंगी कि कैसी बहू है, ससुराल के पहले दिन ही अभी तक सो रही है। काजल जल्दी से घबरा कर उठती है, तैयार होकर किचन में जाती है और देखती है कि उसकी सास और नंद साथ में खाना बना रही होती हैं। सॉरी, मुझे उठने में देरी हो गई। आप मुझे बता दीजिए कि पहली रसोई में मुझे क्या बनाना है, मैं जल्दी से बना देती हूँ। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? आज तेरा ससुराल में पहला दिन है। मैं तुझे कम से कम 6 महीने तक किचन में कुछ काम ना करने दूं। तू जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ। मैं और मोनिका डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हैं। काजल डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद काजल की सास आकर काजल को खाना परोसती है। अपने हाथों से वो उसे खाना भी खिलाती है, जिसे देखकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश होती है। लेकिन अंजलि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे ओ महारानी, खीर बना रही हो बिरबल की खिचड़ी जो अभी तक नहीं बनी? और ये तू कैसी खीर बना रही है? तेरी माँ ने तुझे खीर बनाना भी नहीं सिखाया? मेरी मम्मी ने ना मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाया। उन्होंने
मुझे हमेशा परियों की तरह पाला है और आप लोग हो कि मुझसे काम करा रहे हो। अगर ये सब मेरी मम्मी को पता चला ना तो देखना आप सब। अंजलि की बात सुनकर कलावती को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजलि को मारने लगती है। जहाँ काजल को मायके में हमेशा दर्द और अत्याचार मिला, उसे उसके ससुराल में बहुत प्यार मिलता है, और जहाँ अंजलि को उसके मायके में हमेशा प्यार मिला, वहीं उसके ससुराल में उसे बहुत दुख मिलता है। ससुराल के आमने सामने होने की वजह से काजल अपनी सौतेली बहन पर अत्याचार होता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर पुलिस को बुलाती है और उसके ससुराल वालों को जेल में बंद करा देती है। जब ये सारी बात माया को पता चलती है तो वो भी भागी भागी अपनी बेटी के पास आती है। अब माया और अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो काजल से माफी मांगती है। काजल, मुझे माफ कर दो। सौतेली बहन होने की वजह से मैंने तुम्हें कभी बहन की तरह माना ही नहीं। हमेशा तुम्हें काले रंग की वजह से ताने दिए, तुम्हें परेशान किया, लेकिन अगर आज तुम ना होती तो मेरे ससुराल वाले तो मुझे मार ही देते। काजल बेटा, मुझे भी माफ कर दे। मेरी वजह से आज मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। अगर तू ना होती तो मेरी बेटी के साथ ना जाने क्या होता। मैंने आज तक जो भी किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। अपनी सौतेली माँ और बहन को अपनी गलती का एहसास होता है। काजल उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद काजल को उसके ससुराल वालों के साथ साथ मायके का भी प्यार मिलता है।